हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 9th शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का हम लोग आज क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में हेडिंग क्या लिखा हुआ है, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है, कोई सोच रहा होगा कि अभी तो लाइंस एंड एंगल्स के पहले एक चैप्टर है आपकी किताब में यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है ना, तो वो क्या है कि ये तो पहले है ऑर्डर में। यूक्लिड ज्योमेट्री ये ऑर्डर में तो पहले आता है, कंटेंट जो है किताब का उसके हिसाब से। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो लाइंस एंड एंगल्स के पहले आता है, बट हम ना यूक्लिड ज्योमेट्री को स्किप करके पहले पढ़ा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। कारण क्या है? कारण यह है कि पिछले साल 2020 में इसको जब सिलेबस को रिड्यूस किया गया था तो उससे इस टॉपिक को हटा दिया गया था। और इस बार इस साल 2021 में 5 अप्रैल को ऐसा लगा था, 5 अप्रैल के पहले 2-4 दिन पहले, मतलब कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये पूरा सिलेबस इस बार होगा पढ़ाई। लेकिन फिर से कोरोना बढ़ने लगा और जो कोरोना का सेकेंड वेव है उसके कारण अब लग रहा है कि जो डिले हुआ है, स्कूल कोचिंग आज तक बंद है अभी, तो ये लग रहा है कि अभी भी ये चैप्टर शायद हटा दिया जाए। तो हटा दिया जाए या ना हटाया जाए, हम तो अपने YouTube चैनल पे इसको रखेंगे ही, इसको अपलोड करेंगे ही। लेकिन अभी चूँकि तुम लोग को एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम के व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पढ़ाएंगे लाइंस एंड एंगल्स, और जल्दी ही समय निकाल के यूक्लिड ज्योमेट्री को भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर बिना समय गंवाए हुए। आइए शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स का जो पहला पॉइंट है वह है एंगल। एंगल तो तुम लोग कॉपी निकाल लो और एंगल्स के बारे में लिखना हम लोग शुरू करेंगे। एंगल क्या होता है पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। एंगल्स, टू रेज having ऐसे लिखते हैं, when two rays, when two rays have same end point या common point, then it forms an angle। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब दो रेज, और रेज तुम समझते हो, लाइन समझते हो। देखो एक्चुअली क्या है ना कि यूक्लिड ज्योमेट्री से हुआ होता तो तुम्हारा ज्योमेट्री एकदम जीरो से शुरू होता। ये 9th का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर तुम 8 तक के मैथमेटिक्स को ठीक से नहीं पढ़ पाए हो किसी कारण से, खेलने कूदने में बचपना में, तो भी 9th से जो बच्चे पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं उनका पढ़ाई ठीक से हो जाता है। बस एक ही बात का होना चाहिए उनके पास, अगर वो 9th में पढ़ने के लिए आ गए हैं तो बच्चे के पास एक चीज़ होना चाहिए कि उनको 8 का एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक से आता हो बस। बाकी उनको 9th और 10th को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आता होगा लाइंस एंड एंगल्स जो हम लोग अभी शुरू किए हैं। इसको पढ़ने के पहले मान लेते हैं कि आप लोगों को बचपन में जो 8 में पढ़े थे 1 साल पहले, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो आता ही होगा। और नहीं भी आता होगा किसी को, तो उसके लिए हम टू यहाँ पे है, ठीक से लिख दे रहे हैं 2। उसके लिए हम YouTube पे वो चैप्टर भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं एंगल। व्हेन टू रेज हैव सेम एंड पॉइंट विदिन इट फॉर्म्स एन एंगल। तो यहाँ देखिए, माना कि एक रे है OA, रे का डेफिनेशन आप जानते ही होंगे, और दूसरा रे है OB। रे OA और OB के पास कॉमन एंड पॉइंट, हैव सेम एंड पॉइंट या कॉमन एंड पॉइंट। तो यहाँ पे ये O अगर कॉमन एंड पॉइंट है तो यह एक एंगल फॉर्म हुआ। ठीक, एंगल AOB। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? या तो एंगल AOB पढ़ते हैं बच्चे, या एंगल एंगल BOA पढ़ते हैं, या समटाइम्स सिंपली एंगल O भी पढ़ सकते हैं। एंगल O जो AOB और BOA के ठीक मिडिल जो लेटर है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये एंगल को मेजर करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, कहीं किताब में ज़्यादा, हर किताब में मेंशन नहीं किया गया है। जैसे NCERT आर्य सवाल में कम ही जगह मेंशन है। थीटा से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब थीटा लिखे हैं तो तुमको कुछ और सिम्बल्स का हम चर्चा कर दें। यहाँ इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा इंग्लिश में इसको थीटा लिखते हैं ऐसे, और हिंदी में आप उसको थीटा ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि तुमको पढ़ने में दिक्कत ना हो। फाई, PHI फाई, और इसको आप पढ़िएगा फाई। अल्फ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। बीटा
गामा और ये है डेल्टा, गामा डेल्टा। हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि तुम इसको सही से प्रोनाउंसिएट कर पाओ। अल्फ़ा, बीटा, गामा और ये क्या है, डेल्टा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिससे हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबल्स है ये अभी जब अगले साल जब तुम 10th में जाओगे ना, तो 10th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो न्यू टॉपिक तुमको चर्चा किया जाएगा, उसमें इस एंगल्स के बारे में जानोगे। अभी अचानक से याद आया तो इसके बारे में हम चर्चा कर दिए। चलिए आते हैं यहाँ पे, एंगल पे थे हम लोग। एंगल में बताया गया कि एंगल AOB या BOA या फिर सिर्फ एंगल O से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस एंगल के मेजरमेंट को कैसे बोलते हैं, अगर एंगल पढ़ लिए तो एक बात और पढ़ सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो कॉपी पे लिखो इसको, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल किसे कहते हैं वो समझेंगे हम लोग। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन of its side is called measurement of an angle। अब यहाँ पे कुछ बातें हाइड की गई हैं क्योंकि अभी तुम जूनियर क्लास में हो। ऑफ इट्स साइड, तो कौन साइड ये फिक्स नहीं है, बड़े हो जाओगे एक दो साल बाद सीनियर क्लास में सीखोगे कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इट्स साइड की जगह पे हो जाएगा इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। इसमें जो OA एक साइड फिक्स होगा इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और जो मूव कर रहा है, जो साइड OB मान लो OA पे है पहले से, ये मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। अगर तुम ये वर्ड ना भी याद रखो तो काम चल जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे किस सिलेबस में इस वर्ड का चर्चा नहीं किया गया है, बट जानोगे तो खराब नहीं होगा। अभी जो एंगल के बारे में बात की है, इसमें बता दें हम कि एंगल अगर AOB फॉर्म हुआ, दो रेज में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो यह एंगल फॉर्म किया। इसमें यह जो दो रे है ना OA OB, इसको इस एंगल का आर्म्स कहते हैं। तो रे OA एंड रे OB आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल AOB। ठीक है, ये वीडियो में आ रहा है, ये ठीक से आप लोग देख रहे हैं कि रे OA एंड रे OB आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल AOB। यह मुख्य बात है। एक और मुख्य बात है कि O को क्या बोलते हैं, एंड O इज कॉल्ड वर्टेक्स हेयर, O इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB। और एक और बात जानने लायक क्या है, यहाँ पे बात सीखे क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं, इस OB को और OA को कहते हैं आर्म्स। आर्म्स जो है वह प्लूरल है आर्म का, ARM, आर्म, बाजू हिंदी में कहते हैं। और O को कहते हैं वर्टेक्स। एक बात और जानो, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेज। कहीं मिले वर्ड वर्टिसेज तो समझ जाना कि वह वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है, वर्टिसेज ऑफ, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। तो ये एंगल के बारे में हुआ। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के बारे में जो यहाँ पर हम लाइन लिखे हैं, किसी एंगल, मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल AOB का मेजरमेंट बताना है, उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। ये जो M, स्मॉल m और एंगल AOB लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल AOB। M ऑफ एंगल AOB या M ऑफ एंगल BOA या M ऑफ एंगल O कह सकते हैं। ये इतना बात जो हम बताएं फर्स्ट लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में, जो बात बताएं, जो अभी बोर्ड पे स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है, यह बात अगर तुम जान जाओ, इसके बाद का बात हम लोग अभी इसको लिखने के बाद आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं तुम लोग अभी इसको वीडियो से हम अभी स्क्रीन से साइड हो जा रहे हैं, तुम इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हम तुमको आगे बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लो। चलिए, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था वो तो हम इरेज कर दिए। यानी कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एंगल के बारे में हम तुमको सिखा दिए। अब तुम सीखोगे टाइप्स ऑफ एन एंगल। तो हेडिंग दो अपने कॉपी पे, टाइप्स ऑफ एन एंगल। जल्दी से हेडिंग दो कॉपी पे, टाइप्स ऑफ एन एंगल। कि एंगल के प्रकार कितने होते हैं,
किस किस तरह के एंगल पढ़ना होता है। देखो अभी हम लोग जब टाइप्स ऑफ एंगल्स में लाइन से पढ़ेंगे, लाइक जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एक स्ट्रेट एंगल भी इसमें है, हम लोग सब पढ़ेंगे। तो तुम में से जो बच्चे जो भी यूट्यूब पे अभी वॉच कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, इसमें से बहुतों को ये आता होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 तक सब पढ़ लिए हो। एक बार बता दें, 9th का सिलेबस ही कुछ ऐसा तैयार किया गया है कि अगर जो बच्चे 1 तक ठीक से ना पढ़ पाए हों, उनको फिर से पूरा रिकॉल कर दिया जाए। तो तुम अगर ठीक से पढ़े हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हो, तुमको 10th आते आते तुमको हम 100% की नज़दीक में ला सकते हैं। अगर तुम अच्छा मेहनत किए तो 100 में 100 भी आ सकता है। यह जिस कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं, इस कोचिंग में ऐसे बच्चों का भी नाम है जिनका 100 में 100 मैथ में आया है। वैसे यहाँ बोलेंगे तो ये झूठ भी लग सकता है, और प्रमाण करने के लिए फिर उसका मार्कशीट भेजना पड़ेगा, वो सुविधा नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ एन एंगल। टाइप्स ऑफ एन एंगल में फर्स्ट जो है वह होगा क्या, वह होगा जीरो एंगल। जीरो एंगल से तुम वाकिफ़ हो पहले से। जीरो एंगल, जीरो एंगल किसे कहते हैं उसको डिफाइन कर लिया जाए। द एंगल, लिखो मेरे साथ, द एंगल हुज मेजर इज, हुज मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, इज कॉल्ड जीरो एंगल। बहुत सिंपल है, ये जानते भी थे। जीरो एंगल। नंबर 2 लिखोगे अक्यूट एंगल, क्यूट एंगल है ना, ऐसा क्यूट सा है ये, अक्यूट एंगल लिखोगे। द एंगल हुज मेजर इज more than 0 degree but less than, very good, 90 degree is called हाँ acute angle, है ना। इट्स ए वेरी क्यूट। अभी हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम सीखेंगे, डायग्राम जानते भी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर भी तुम इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना। तुम अपने माइंड को शांत करके सोचना कि मेरे को पढ़ाई अभी जीरो लेवल से करना है। तो जीरो लेवल शुरू किए, जीरो एंगल शुरू किए, और बढ़ते बढ़ते जाएंगे आगे हम लोग। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा कोई चीज़ जो छूट गया हो किसी का 8, 7, 6 का, वो कुछ नहीं लॉस होने वाला है। स्टार्टिंग से पढ़ा रहे तुमको हम, और तुम अगर 2 साल तक मेरा वीडियो देखते रह गए 9th और 10th पूरा, तो तुम्हारा 10th में सुपर मैथ में मार्क्स आएगा, और मैथ बढ़िया हो भी जाएगा मार्क्स के साथ साथ। नंबर 3 जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। बस देखते रहो रेगुलर और मेरे साथ वर्क करते रहो। राइट एंगल किसे कहते हैं जानते ही हो। द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल के बाद क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। लिख लो मेरे साथ, द एंगल हुज मेजर इज, हाँ जानते हो ना, व्हाट, मोर देन 90 डिग्री, बट हाँ बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड, बस याद कर लेना, क्योंकि आगे जब बढ़ोगे धीरे धीरे तो ये सब चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में लिखो, मेरे साथ लिखते रहो। द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसके बाद होगा आपका कौन सा, नंबर 6, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल हुज मेजर इज मोर देन
कितना? मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। देखो यहाँ बता दें एक बात, हम यहाँ पे बहुत बार, चूँकि बहुत साल से पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो भले ही अपलोड नहीं कर रहे थे। अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ये उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। यहाँ जो बच्चे आते हैं इस एरिया से, उनका फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन उन बच्चों को फ़ायदा हो जाए जो गांव में कहीं भी हैं या दूर दराज है, किसी और शहर में हैं, वो अगर ये वीडियो मेरा रेगुलर, लेकिन ये बस ऐसा नहीं है कि आए लाइक हिट एंड टैल, कभी ये देख लिए कभी नहीं देख लिए, नहीं। जो लोग लगातार ये वीडियो देखेगा 1 बाय 1 करके सीरीज में देखेगा, वही बिना किसी दूसरे टीचर के भी पूरा का पूरा मैथ बना लेगा। ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, हम बता ही चुके हैं कि लाइव क्लास का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर कभी किसी कारण से कोई वीडियो लाइव क्लास में या ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिकॉर्ड ना हो पाया, उसी वीडियो को हम दोबारा अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आज का वीडियो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात कर रहे थे कि द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या, कि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ को देखे हैं हम कि यहाँ पे बच्चे क्या होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 270 से कम, कई बार कई बच्चे से बोल देते हैं कि सर मोर देन 180 एंड लेस देन 270, कई बार गलती हो जाता है। तो माइंड इट, यहाँ ध्यान रखना, वहीं पे ध्यान दिलवाते हैं जहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है। और 13 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से पता चल गया है कि बच्चे जो हैं वो जो पिछले साल गलती किए थे, वही बच्चे इस साल भी गलती करते हैं। वही गलती जहाँ पे वो गलत फंसा, जहाँ पे प्रॉब्लम पड़ा, वही प्रॉब्लम में 3 साल पहले के बच्चे भी वहीं पे प्रॉब्लम फील किए थे। ये एक मेरा अनुभव हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम नोटिस करवाएं कि यहाँ ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, एक और एंगल कौन सा रह गया, जगह नीचे में नहीं है, हम ऊपर में लिख दे रहे हैं बच्चा। ऊपर में ये हो गया आपका नंबर 7, और 7 नंबर में होगा क्या, कंप्लीट एंगल। वेरी गुड, शाबाश, कंप्लीट एंगल कहते हैं इसे हम लोग, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल क्या है कि द एंगल हुज मेजर इज 360, मे भी यहाँ साइन कर रहा होगा, ठीक है, इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। देखिए जो अभी हम लिखे ये टाइप्स ऑफ एन एंगल, ये इसमें 9th क्लास को इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एंगल्स का टाइप यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तुम्हारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ एन एंगल यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी हम स्क्रीन से साइड हो रहे हैं इसलिए ताकि तुम लोग इस बच्चे तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लोगे, पहले लिखोगे। अगर मेरे साथ नहीं लिख पाए होगे मेरे बोलने के साथ, वीडियो को पॉज करके लिख लो, इसको इरेज करके हम इन सब का डायग्राम बना के सिखाएंगे अभी तुम लोगों को। पॉज कर लो। तो बोर्ड इरेज हो चुका है, बोर्ड पे लिखा हुआ इरेज हो चुका है, और अब हम डायग्राम बनाएंगे उन्हीं सब का जिसके बारे में अभी तुमको डिफाइन किए थे। नंबर 1 बताया था तुमको हम जीरो एंगल के बारे में। देखोगे थोड़ा जीरो एंगल समझने जैसा है, नहीं तो नहीं आएगा बनाने। OA, यह एक रे है OA, और एक दूसरा रे OB। तुम जानते हो कि एंगल तभी फॉर्म होता है जब दो रे का एक पॉइंट एंड पॉइंट कॉमन हो, दो रे का एक पॉइंट क्या हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, तो एंगल फॉर्म होता है। ये एक रे है OA, ये एक रे है OB। कॉमन एंगल, यहाँ पे O दोनों का कॉमन हो गया पॉइंट, एंगल फॉर्म हुआ। अगर ये OB OA पे ही रहा, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। यही यहाँ पे बता रहे थे कि OA है और यहीं पे क्या है, OB भी है, कोइंसाइड कर गया है, ओवरलैप कर गया है, तो यह बना 0 डिग्री का एंगल। या क्या बना यहाँ थीटा, जिससे थीटा इज द सिंबल जिससे कि हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये O लिखा हुआ है, O, ये O लिखा हुआ है। थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री, यहाँ पर लिख दे रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसको कहते हैं कौन सा एंगल, जीरो एंगल। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 जो लिखवाए हैं डेफिनेशन में, वहाँ पे बताए हैं एक्यूट एंगल के बारे में। ये OA हो गया और ये OB हो गया। ये जो एंगल फॉर्म हुआ थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से
कम अगर है तो यह एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ। नंबर 3 बात किए थे हम लोग राइट एंगल का। ये है आपका ओ ए हो गया और ये ओ बी हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ कितने का, 90 का, यानी कि यहाँ लिख दे हम कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका नाम हो गया क्या, राइट एंगल। नंबर 4 के बारे में बात करें तो नंबर 4 ये आपका ओ ए हुआ और ये 90 से बड़ा एंगल कर दिए, ये 90 से जैसे बड़ा हुआ बट 180 से छोटा, यानी यहाँ जो थीटा है वह थीटा 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं कौन सा एंगल, अभी लिखवाए थे, सोचो, ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट एंगल। ये हो गया ओ ए और ये हो गया, अगर रे ओ ए और रे ओ बी एक दूसरे का अपोजिट हो जाए तो वह स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और यहाँ जो थीटा है वह हो जाता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। नंबर 5, नंबर 6 जो है अभी लिखवाए थे वह लिखवाए थे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ध्यान देना, ये ओ ए है और ये रे ओ बी ओ ए से शुरू होके, ये पहले देखो ऐसे, अभी ओ ए, अगर रे ओ बी है, ये ओ ए पर है जीरो एंगल, बढ़ा एक्यूट एंगल, ऐसे हुआ राइट एंगल, आगे बढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर ऐसे हुआ निखिल तो क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। देश गौरव, और नीचे गया ऐसे तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स के बारे में बात किए नहीं, अभी बात करना था। तो ये हो गया आपका ओ बी, अगर यहाँ आ गया, ये है एंगल देखिएगा, तो ये जो थीटा बना यहाँ पे, थीटा इस प्रकार से है यहाँ पे कि यह 180 से बड़ा होना चाहिए बट 360 डिग्री से यानी कि 360 डिग्री से कम होगा, तो कहेंगे कौन सा एंगल, बोलो, रिफ्लेक्स एंगल। देश गौरव, समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड। नंबर 7 जो है वो क्या होगा, कंप्लीट एंगल। देखो यहाँ पे ये रे ओ ए है और ये रे क्या हो गया, ओ बी। जो मेरे हाथ में मार्कर है इसका, इस पॉइंट को ओ मानो, इसका जो मुंह है ना, मुंह, इस पर क्या मानोगे, बी मानोगे, ओ बी। ओ बी अगर इस पे है जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा कंप्लीटली, अभी भी रिफ्लेक्स है ये, पूरा कंप्लीटली अगर ये ओ ए पर वापस ओवरलैप कर ले तो, सॉरी, अगर पूरा ये वापस ओवरलैप कर ले इस पे, वो भी वापस वहीं आ जाए, तो इसको एक चक्कर मारने के बाद जो एंगल बना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, ये थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। बच्चों यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं जीरो एंगल, जो तुम अभी डिफाइन हम जो किए थे और तुम नोट किए थे, जीरो एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्यूट एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, वेरी गुड, राइट एंगल कहते हैं। यह जो है वह क्या आपका है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यह है जो, हाँ, स्ट्रेट एंगल है, और यह है रिफ्लेक्स एंगल। यह क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ, और दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल होते ही हमारा एंगल का टाइप भी कंप्लीट होता है। जीरो से शुरू किए थे और कंप्लीट पे कंप्लीट किए, ठीक है ना, ये अच्छा डायलॉग है। तो अब हम लोग यहाँ किए, अब हम ना स्क्रीन से हट जाएंगे, तुम इसका डायग्राम को अपने कॉपी पे कॉपी करोगे, और इसके बाद मिटाने के बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चा यहाँ तक तो सीख लिए, एंगल्स के बारे में जान गए, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के बारे में जान गए, एंगल्स के टाइप के बारे में जान गए, उनके डायग्राम के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे इक्वल एंगल्स के बारे में। तो लिखिए आप लोग, इक्वल एंगल्स किसे कहते हैं वो लिखोगे, लिखो डेफिनेशन में हम बोलेंगे, टू एंगल्स आर said to be equal if they have same measure। अगर दोनों के पास सेम मेजरमेंट हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल एंगल्स कहते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मेजर। दैट मीन्स कि यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा आप, सपोज कीजिए कि यह एंगल ए बी सी है
और यह एक एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, अगर इस एंगल का मेजर यानी मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, इफ मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर है, देन यू कैन से दैट देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। बस बात खत्म हो गया, ये और कुछ खास नहीं इसमें है। दो एंगल इक्वल कहा जाता है यदि दोनों का मेजर सेम हो, बस। इसके बाद जो है टॉपिक आपका होगा, जो पॉइंट अगला वो होगा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। लिखिए बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर क्या कहा जाता है उस पर बात करेंगे। देखिए पहले समझ लो, ये एक एंगल है ए ओ बी, जो कि दो रे ओ ए एंड ओ बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर उनका ओ है तो एक एंगल फॉर्म हुआ। इस एंगल का बाइसेक्टर, एक्चुअली इसीलिए इसका नाम है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर या फिर एंगुलर बाइसेक्टर के नाम से जानते हैं। एंगल ए बी सी का एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा? तो अगर तुम 8 में अगर तुम कंस्ट्रक्शन चैप्टर बनाए थे, 7th में बनाए थे, सीखे होगे, कंपास के पॉइंटर को अगर ओ पे रखो और एक आर्क बनाओ ऐसे पेंसिल से, कंपास के माध्यम से, और फिर पॉइंटर, कंपास के पॉइंटर को बोल रहे हैं जो यहाँ नुकीला पॉइंट होता है, अभी यहाँ पे अगर रख के ये कट करो बिना आर्क को कम बेसी किए हुए, और फिर यहाँ रख के काटो, या जहाँ पे कट हुआ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे, जो लाइन बना, यह लाइन इस एंगल ए ओ बी को जस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना? यस सर। तो अब यह जो रे तीसरा, अगर इस रे का नाम हम ओ सी रख दें तो ओ सी इज कॉल्ड द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओ सी अगर इसको ओ सी अगर एंगल ए ओ बी को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, तो हम लोग ओ सी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? तो पहले यहाँ पे दिखाते हैं। देखो कि ये एंगल ए ओ बी है, अगर इस प्रकार से है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, और अगर इक्वल है दोनों ही एंगल ए ओ बी के हाफ के बराबर होगा। यहाँ पे अगर ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी है, इसका मतलब कि ए ओ सी भी पूरे ए ओ बी के आधा होगा और बी ओ सी भी पूरा ए ओ बी का आधा होगा, है ना? ये चीज़ समझ रहे हो क्या? यस सर। कि दोनों हाफ हाफ होगा। यस सर। तो इसमें अगर ऐसा है तो बोल सकते हैं देन ओ सी इज द बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? हाँ, एंगल बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स इट into इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर किसी एंगल का जो होता है वह एंगल को डिवाइड्स इट माने दिए गए एंगल को यह 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, उससे हम लोग एंगल बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देन ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। कब? जब ये इज इक्वल टू ये, यानी कि ए ओ सी इक्वल टू क्या हो? बी ओ सी हो, और दोनों ए ओ बी का हाफ के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं बच्चा कि तुम इक्वल एंगल्स और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के बारे में समझ गए। हम अभी स्क्रीन से साइड होंगे, तुम इसको वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। इसके बाद कुछ और बातें हैं वो हम लोग सीख के फिर ख़त्म करेंगे। जल्दी से कॉपी करो इसको पॉज करके। चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए। हाँ, अब हम लोग कुछ पॉइंट सीखेंगे। लिखोगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अभी बात करेंगे कुछ एक और पॉइंट होगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यस सर। हाँ, सर कुछ नहीं सर, दिख गया था। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। यस सर। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल हो गया, ठीक है ना। यस सर। अभी हम लोग सीखेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल
एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, और तब हम लोग लास्ट में सीखेंगे एंगुलर रीजन। माइक थोड़ा गिर गया सर। ठीक है, ओ सॉरी। तो अभी आप लोग क्या करोगे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और क्या बताएं हम, एंगुलर रीजन के बारे में बात करेंगे। एंगुलर रीजन, ठीक है बच्चा। यस सर। चलिए, इंटीरियर क्या होता है? ऑल दोज पॉइंट्स which lie inside the boundary of an angle are called interior of an angle। अब सोचोगे कि बाउंड्री क्या एंगल का, यही बाउंड्री है। देखोगे अगर ये एंगल AO भी है तो ये जो ऐसा गया ना, ये बाउंड्री है, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। ये एरो का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट तक। तो ये जो एरिया है अंदर में सारा, ये सब दिज प्लेन आर कॉल्ड इंटीरियर पार्ट्स, इंटीरियर रीजन्स, ठीक है ना। अब ये इंटीरियर पार्ट कैसे बना है? पॉइंट्स के मिक्सचर से। अगर सारे पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स लाइक कर रहे थे इधर अंदर में, ये सारे पॉइंट का सेट बना दो, वह सेट जो है वो एक प्लेन बनाता है, और इसको कहते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल। ठीक इसी प्रकार से एक्सटीरियर क्या होता है? यही मान लीजिए एंगल AOB है, AOB, इसका जो बाहर का जितना पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि ऑल दोज पॉइंट्स, या द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, यहाँ भी बोल सकते थे वैसे ही, द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द बाउंड्री, है ना, आउटसाइड द बाउंड्री। क्या पता किसी को स्पेलिंग में दिक्कत हो, हम साफ लिख दे रहे हैं। आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एन एंगल आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। बच्चा देखो, कहीं EXT लिखे हैं, तुमने ना पूरा लिखना है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो अभी इंटीरियर, हम टीचर हैं, काम चल जाएगा मेरा, तुम लिखना पूरा। तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल समझ गए, एक्सटीरियर समझ गए। ये जो बाहर का प्लेन है वो कुछ नहीं है, पॉइंट्स का सेट है। इस सारे पॉइंट जितने भी लाई करते हैं बाहर, उसको एक सेट में कर दो, तब वो एक प्लेन बना देगा, तब वो प्लेन जैसा दिखेगा। फिर वो चारों तरफ पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। अगर एक पॉइंट्स का ऐसा स्ट्रेट पाथ हो, वह लाइन दिखता है, पॉइंट्स का चारों तरफ का पार्ट्स हो, वह है एक प्लेन दिखता है, ठीक है। चलिए, एंगुलर रीजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एंगुलर क्षेत्र, एंगुलर रीजन। एक यहाँ देखोगे, एक AOB एक एंगल हो गया, AOB। एंगुलर रीजन क्या है? ऑल द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द एंगल एंड ऑल्सो ऑन द बाउंड्री। इस रे पर, इस आर्म पर, एंगल के दो जो आर्म्स होते हैं उस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स खुद ही हैं। उन सारे पॉइंट्स का सेट, ये पहला आर्म पे जितने पॉइंट्स है उस पॉइंट का सेट, दूसरे आर्म पे जितने पॉइंट्स है उस पॉइंट का सेट, उसमें O वर्टेक्स ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को मिला दो तो जो बना उसे कहते हैं एंगुलर रीजन। डेफिनेशन चाहते हो तो डिफाइन करने के लिए बोल सकते हो कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल इंक्लूडिंग all those points which lie arms of the angle are formed angular region। उम्मीद है खुद से लिख लोगे इसको। अगर लिख लोगे खुद से तो सीख रहे हो। हम बोल दे रहे हैं एक बार, इंटीरियर ऑफ एन एंगल जो था अंदर में includes the set of all those points which lie on the arms of the angle are formed angular region। लिख लोगे ना खुद से, ठीक है। तो इसको लिख लोगे खुद से, थर्ड वाले को 1 और 2 कॉपी कर लो। हम हट जा रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पर से। तुम वीडियो को पॉज करके इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और एंगुलर रीजन को लिख लो। ये जो हम बोले खुद से लिख लो। अगर नहीं भूल गए तो जो हम बोले हैं वीडियो को बैक करके 10-20 सेकेंड और वापस सुन के फिर से लिखो।
इरेज करके हम तुमको सिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए बोर्ड पे अब हम लोग आ जाते हैं फिर से, और अब हम लोग लिखेंगे लास्ट 2 ही टॉपिक और पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। लिखो तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? यस सर। लिखोगे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जानते तो हो ही। देखो अगर 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल उठा लो, उठा पाओगे क्या? अगर 2 एंगल कोई भी उठाना मतलब यहाँ पे लेना है ना, टिक, हाँ ड्रॉ करना। अगर कोई भी 2 एंगल लेते हो उसका सम यदि 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। बस खत्म हो गया। किसे कहते हैं? उन दोनों को कहते हैं एक दूसरे का, समझना होगा। इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब एक एंगल अगर 20 डिग्री का है, दूसरा 70 डिग्री का है, तो 20 डिग्री 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है एंड 70 डिग्री 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। इतना आसान सा बात है। इसको लिख कैसे लेंगे कि इफ़ द सम ऑफ 2 लिखे हैं जी, 2 सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री then both the angles are said to be complementary to each other। बस बात खत्म हो गया। ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर 20 डिग्री कोई एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल मान लो कि हम 30 डिग्री का लेते हैं एक एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ऐसा क्या होगा वह एंगल जिसको 30 के साथ जोड़ने पर 90 हो जाए? 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि एंड 60 डिग्री। ये एक पेयर हो गया। अगर हम 10 डिग्री लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए? 10 डिग्री लेते हैं 80 डिग्री। तो क्या समझे इसका मतलब? ETC आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसके जगह कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट्री को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री को ही हम लोग सप्लीमेंट वर्ड से भी जानते हैं। तुम्हारे बुक में कई जगह वर्ड यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोला गया है, और सप्लीमेंट जहाँ यूज किया गया है वो सप्लीमेंट्री के बारे में। सप्लीमेंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री लिख लीजिए, सप्लीमेंट्री स्पेलिंग देख लीजिए, जानते भी होंगे स्पेलिंग। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री का लिख देते हैं डेफिनेशन, फिर बात करते हैं। इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स, सेम यही इसी टाइप का, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180, बस यहाँ पे चेंज है, देखो 90 के प्लेस पे क्या 180 डिग्री, देन बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी, कहा जाता है सेड टू बी, बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और एग्जाम्पल लोगे अगर, तो एक 20 लेते हो, इसमें कितना ऐड करोगे कि 180 हो जाए? 160। तो 20 डिग्री एंड 160 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री, क्या बोलोगे? 160 डिग्री। कोई पूछता है कि 160 डिग्री 160 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, क्या बोलोगे? 20 डिग्री। इस प्रकार से अगर कोई 30 डिग्री लेता है, इसका सप्लीमेंट एंगल 150 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। तुम लेते हो 10 डिग्री, इसका सप्लीमेंट होगा 170। ETC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड। तो सप्लीमेंट्री समझ गए। एक चीज़ देखो, अगर हम तुमसे बोलते हैं 35 डिग्री और पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या करना होगा? 90 से घटा दोगे। अगर हम पूछते हैं 35 डिग्री
दिए और सप्लीमेंट्री 1 डिग्री से घटा दोगे। जैसे कि 20 डिग्री दिया गया और पूछा गया इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तुम 90 से 20 घटाओगे 70 मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। तुमको देते हैं 30 डिग्री, पूछते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, 90 से घटाओगे 30, 60 मिल जाएगा। यानी कि ये कहें कि अगर तुम्हारे पास कोई x डिग्री का एंगल दिया गया है, इफ़ यू हैव एन एंगल ऑफ मेजर x डिग्री, इफ x डिग्री बी एन एंगल, then its complement या complementary angle will be, x दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है, 90 में से x को 90 में से 20 घटाओगे मिलेगा ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री विल बी व्हाट, 90 माइनस x डिग्री। महत्वपूर्ण बात, इस पहले लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट। एंड इट्स किसका भाई, इट्स मैंने किसका, इस दिए गए एंगल x डिग्री का, दिए गए एंगल x डिग्री का सप्लीमेंट, एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी 180 माइनस x डिग्री। यह रिजल्ट महत्वपूर्ण है। जैसे ही यहाँ तक हम लिखें, तुम्हारा 9th का जो मौजूदा सिलेबस है वो ख़त्म होता है फर्स्ट एक्सरसाइज का। आज के 5 साल पहले 9th में हम लोगों को एंगल के साथ साथ डिग्री मेजरमेंट के साथ साथ उसके मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना भी सिखाना पड़ता था। आज के डेट में वो सिर्फ 11th में सिखाते हैं हम लोग मैथ में कि डिग्री, ये जो डिग्री है उसको कैसे मिनट में चेंज करना है और मिनट को फिर सेकंड में कैसे चेंज करना है। तो अभी जो मौजूदा सिलेबस है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग ये तुम जितना हम लिखे हैं हम साइड भी हो जाते हैं तुम, ताकि तुम वीडियो को पॉज करके चाहो तो लिख भी सकते हो। हम बता दें कि अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद फिर तुम लोग को होमवर्क दिया जाएगा, वो बनाना। अगर किसी को होमवर्क में कोई समस्या होगा वो मेरे से फिर यहाँ पूछ सकता है। जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके भी बात कर सकते हैं। तो आप इसको, हम हट गए वीडियो स्क्रीन पर से, तुम वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, याद कर लेना और मेरे साथ रेगुलर मेरा वीडियो देखोगे तब, ये नहीं कि कहीं आज देख लिए कभी कल देख लिए। मैथमेटिक्स सीख रहे हो, योगासन नहीं, रेगुलर देखना होगा। रेगुलर देखोगे, वीडियो पॉज है, पॉज कर लो, करके इसको उतार लो। काफ़ी समय है पॉज करने के लिए, पॉज हो गया होगा। अब हम लोग क्या कि ये इतना याद कर लेना, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कल, तो हम तुमको इसमें क्वेश्चन आंसर कराएंगे। धन्यवाद। पैकअप।